बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामाजिक अध्ययन कक्षा नौवीं की सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सामाजिक अध्ययन की किताब जो है समकालीन भारत एवं समकालीन विश्व, ठीक है, उसका हम पाठ अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति के प्रश्न, ठीक है, अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति के प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, 4, 5 एवं 6 के उत्तर को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बच्चों देखो, आपके पाठ फ्रांसीसी क्रांति के जो पीछे प्रश्न दिया है उसमें से पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो बच्चों, जब फ्रांस में जब क्रांति आई थी 1789 में, तो उसका क्या कारण था, किन परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांति शुरू हुई। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फ्रांस में जो क्रांति आई थी उसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि वहाँ का राजा कर लगाना चाहता था, जनता गरीब हो रही थी, राजा के पास पैसे नहीं थे, राजकोष जो है वो कर्जे में डूबा हुआ था। ठीक है, और चर्च भी लोगों पे अत्याचार करता था। तो वही हम इसमें देखेंगे। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, उत्तर 1, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ये जो निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखे गए हैं फ्रांस की क्रांति के कारण, पहला क्या था, अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र, उस समय फ्रांस जो है वो राजतंत्र था। राजतंत्र यानी कि वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, राजा ही हर चीज तय क्या करता था, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी जो हम भारत में रहते हैं वो गणतंत्र है, यहाँ का जो देश का जो शासक होता है वो जनता चुनती है, प्रधानमंत्री को जनता चुनती है। ठीक है, जनता जिसे वोट डालती है वो बनता है यहाँ का शासक भारत देश का। लेकिन पहले क्या होता, फ्रांस में जो राजा है उसी का बेटा राजा बन जाया करता था। ठीक है, हर कोई राजा नहीं बन सकता था। लेकिन अगर आज हम भारत की बात करें तो यहाँ पे कोई भी शासक बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो फ्रांस का जो राजा था, ठीक है, और जो राजतंत्र था वो अत्याचारी तथा निरंकुश था, उसकी शक्तियों पे कोई अंकुश नहीं था। ठीक है, जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता, उसको संविधान के अंदर बाध्य है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संविधान के अंदर बाध्य हैं। ठीक है, संविधान ने उनको जकड़े हुए हैं, यानी कि संविधान जो है वो प्रधानमंत्री की शक्तियों पे अंकुश लगाता है, उसे सीमित करता है। प्रधानमंत्री कल को ये नहीं बोल सकते कि सारी जनता को मरवा दो, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो हमारी जो जुडिशियरी है, ठीक है, यानी कि हमारा जो न्यायपालिका है वो प्रधानमंत्री को सजा देगी। ठीक है, तो पहले क्या था, फ्रांस में ऐसा कोई अंकुश नहीं था राजा पे लगाने का, और अत्याचारी था राजा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या लिखना है। फ्रांस एक राजतंत्र देश था। ठीक है, क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, जो कि जिद्दी था, निरंकुश था तथा अत्याचार करता था, लोगों पे अत्याचार करता था। ठीक है, उसको लोगों की कुछ नहीं पड़ी थी। दूसरा है शोचनीय आर्थिक दशा। ठीक है, आर्थिक दशा, तो उस समय क्या था, सोचनीय यानी कि खराब होना, अच्छी नहीं होना। तो वहाँ की जो आर्थिक दशा थी वो शोचनीय थी, यानी अच्छी नहीं थी। जनता के पास पैसे नहीं थे, राजा का राजकोष खाली हो चुका था। ठीक है, फ्रांस कई युद्ध लड़ने के कारण एवं राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के कारण कर्जे में डूबा हुआ था। ठीक है बच्चों, देखो क्या, फ्रांस ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उसने बहुत सारे देशों को गुलाम बना के रखा था। ठीक है, उसकी ब्रिटेन से दुश्मनी थी, शत्रुता थी, तो उसके बहुत सारे युद्ध लड़ रहे थे। अब देखो, अब युद्ध को लड़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पैसा चाहिए। ठीक है, सैनिक घायल हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए, सैनिकों के हथियार चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो फ्रांस का जो राज दरबार था उसके अलग ही भैया ठाट बाट थे, उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए भी पैसा चाहिए। राज दरबार में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा चाहिए। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है, राजकोष से आता है। ठीक है, लेकिन फ्रांस का क्या है, राजकोष खाली हो गया था और फ्रांस ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था, तो फ्रांस जो है वो कर्जे में डूबा हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा, कर देने का सारा बोझ केवल तृतीय एस्टेट के लोगों पर था, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग कर अदा नहीं किया करते थे। ठीक है, तो देखो बच्चों, उस समय का जो फ्रांस था वो 3 एस्टेट में डिवाइड था, है ना, 3 एस्टेट में विभाजित था। तो जो तृतीय एस्टेट के जो लोग थे, खाली वही लोग सिर्फ कर देते थे, बाकी जो दो स्टेट के जो लोग थे वो कर नहीं देते थे। ठीक है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग कर नहीं देते थे, तृतीय स्टेट जो आम जनता थी वो कर देती थी। ठीक है, अब जनता परेशान हो गई थी कि खाली हम लोग कर लेते हैं और ये दोनों बैठ के, पादरी और कुलीन वर्ग है, इन दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, ये लोग बैठ के मजे करते हैं। ठीक है, तो जनता इस बात से बहुत नाराज हो गई थी। फिर चौथा है राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक यानी कि राजनीति की स्थिति, यानी कि जो राजतंत्र की स्थिति ऐसी हुई जिसके कारण जो है
उसको मतलब जनता विरोध करने लगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसा क्या राजनीतिक स्थिति हुई। लुई सोल्वे की नीतियां, उस समय क्या फ्रांस का राजा कौन था, लुई सोल्वा, उसकी जो नीतियां थी, नीतियां यानी कि पॉलिसी, जिससे देश चलाने की जो नीति होती है, ठीक है, जैसे कि भारत की कुछ नीतियां हैं, भारत में हम ऐसे कर लगाएंगे, भारत ऐसे अपने युद्ध लड़ेगा, ठीक है, ये सारी जो होती है नीतियां होती है कि हम ऐसे देश चलाएंगे, हम ये नीति अपनाएंगे, वो जन विरोधी थी। जन विरोधी यानी कि लोग की विरोधी थी, जनता की विरोधी थी। ठीक है, फ्रांस की सेना ब्रिटेन के साथ कई युद्धों में व्यस्त थी। ठीक है, फ्रांस की जो सेना थी बच्चों, मैंने आपको बताया था ब्रिटेन और फ्रांस की पटती नहीं थी, दोनों शत्रु थे। ठीक है, दोनों के बीच में शत्रुता थी, तो दोनों के बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। तो जो फ्रांस की सेना थी वो युद्ध में व्यस्त थी। ठीक है, तो इधर जो फ्रांस था उधर युद्ध में सेना व्यस्त थी, तो इधर संभालने के लिए, देश संभालने के लिए सेना नहीं थी। और फ्रांस की सेना को अलग से पैसे देना पड़ता होगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ती होगी। ठीक है, लोग मर जाते होंगे तो उनको पैसे देना पड़ता होगा उनके परिवार वालों को। ठीक है, तो वो भी कई युद्धों में व्यस्त थी। ठीक है, ब्रिटेन के साथ। मजदूर, कारीगर एवं महिलाएं, जो कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा था, उनके सभा में दाखिल होने में पाबंदी थी। ठीक है, जो महिलाएं थी ब्रिटेन में, ठीक है, वो जो मजदूर थे, कारीगर थे, वो लोग सभा में दाखिल नहीं हो सकते थे। होता क्या था, ये जो तीनों स्टेट थे ना बच्चों, ये तीनों स्टेट थे, इन तीनों स्टेट की एक सभा होती थी। प्रथम स्टेट के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट के लोग आते थे और तृतीय स्टेट के लोग आते थे। लेकिन तृतीय स्टेट की जो आम जनता थी उसमें खाली जो अमीर लोग थे वही आ सकते थे, जो उसमें जो छोटे और जो गरीब लोग थे वो नहीं आ सकते थे, जैसे कि महिलाएं हुई बोल नहीं आ सकती थी। ठीक है, ये भी एक कारण था, इसके कारण जनता को गुस्सा आ रहा था। ठीक है, ये मजदूर, कारीगर और महिलाएं इस बात से बहुत नाराज थे कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते सभा में। ठीक है, पांचवा कारण, फ्रांस में के कई दार्शनिक विचारक जैसे कि रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर आदि हुए, जिन्होंने जनता का उचित ढंग से मार्गदर्शन किया और लोगों को उनको अधिकारों का ज्ञान करवाया। देखो बच्चों, फ्रांस में होता क्या था, ठीक है, फ्रांस में जो लोग थे उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, उनको ये नहीं पता था, उनको लगता था कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन विचारक आए, रूसो आया, मोंटेस्क्यू आया, वोल्टेयर आया, उन्होंने जनता को बताया कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तृतीय स्टेट के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, खाली आप दोनों कर देते हो, टैक्स देते हो, बाकी ये दोनों स्टेट के लोग जो है उनको विशेष अधिकार है, वो लोग कोई काम नहीं करते और जो आपसे कर लेते हैं। ठीक है, महिलाएं, बच्चों को सभा में नहीं बुलाया जाता, तृतीय स्टेट के साथ अत्याचार होता है। ठीक है, लोगों को उन्हें ज्ञान करवाया। रूसो ने किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसी को पढ़ के लोगों को ज्ञान आया। ये विचारक लोगों ने विचार किया और जनता का मार्गदर्शन किया, तो जिससे जनता को पता चल सका कि हमारे अधिकार ये है, हम ऐसे राजा को कंट्रोल कर सकते हैं, राजा को सीमित कर सकते हैं, उस पर अंकुश लगा सकते हैं, राजा को उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक है, तो जनता में अकल आ गई, तो इसके कारण जनता जो है उसने सोचा कि अब हम राजा को उखाड़ फेंकते हैं। ठीक है, अब हमारा शासन होगा, हम लोग बनाएंगे राजा, किसको बनाना है। ठीक है, फिर छठवां है तात्कालिक कारण। सन 1778 में फ्रांस में भारी अकाल पड़ा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा कि जो फ्रांस जो है कर्जे में डूबा हुआ था। ठीक है, ऊपर से फ्रांस में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अब जनता को क्या कर देना होता था, अब जनता के अकाल पड़ गया यानी कि फसल खराब हो गई, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं है। अब ऊपर से जनता को कर देना है। ठीक है, क्या देना है बच्चों, कर देना है जनता को, और भारी अकाल पड़ गया, फसल नाश हो गई साली। ठीक है, किसान लोग के पास पैसे नहीं है और ऊपर से कोष भी खाली हो गया। अब देखो, राजा का कोष खाली हो गया, अब जितनी भी इस राजा को तनख्वाह देनी पड़ती है, सैनिकों को युद्ध करने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं, वो सब कहाँ से आता है, राजकोष से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है बच्चों, राजकोष से आता है, राजकोष से। ठीक है, और इधर क्या, राजकोष में पैसा कहाँ से आता है बच्चों, कर से आता है। कर कौन देता है, जनता। ठीक है, जनता के पास पैसा कहाँ से आता है, वो जो काम करते हैं, जो कारीगर लोग काम करते हैं, किसान लोग खेती करते हैं। लेकिन क्या हुआ, खेती, ठीक है, खेती से जो सामान बिकता है, बनता है, उसको दुकानदार लोग बेचते हैं। लेकिन खेती का क्या हुआ बच्चों, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल, फसल बर्बाद हो गई। अब जनता के पास पैसे नहीं, तो वो कर कहाँ से देगी, ऊपर से राजकोष अलग खाली हो गया। अब राजा को राजकोष में पैसे चाहिए, तो राजा ने सोचा कि मैं कर लगाता हूँ। अब जनता के पास पैसे नहीं, अगर राजा और कर लगाएगा तो क्या होगा, जनता को गुस्सा आएगा। ठीक है, ऊपर से यह अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को नगर में प्रवेश करने को कहा है। मतलब ये अफवाह फैल गई, जनता वैसी परेशान थी, कर देना है, अकाल पड़ा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर से ये अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को बोला कि तुम नगर में घुस जाओ और जो लोग कर नहीं देंगे उनको मार डालो। तो जनता को एकदम गुस्सा आ गया, तो जनता ने सोची कि सेना हमको मारे उससे पहले हम ही हथियार ढूंढते हैं और हम ही राजा को मार देते हैं। ठीक है, यह सब फ्रांस की जनता ने राजा के खिलाफ के विद्रोह कर दिया। यह सब हुआ और फिर जो फ्रांस की जनता थी उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
ठीक है बच्चों, आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। वीडियो को यहीं रोकिए, पॉज कीजिए और ये सारे उत्तर लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। ठीक है, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। राजा अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र था। ठीक है, फिर शोचनीय आर्थिक दशा वाले पॉइंट को लिख लीजिए, फिर कर वाला पॉइंट को लिख लीजिए, फिर राजनीतिक कारण वाला पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, फिर ये विचारक वाला पॉइंट को लिख लीजिए, फिर छठवां पॉइंट तात्कालिक कारण को लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 2 और 3 थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, अब प्रश्न 4 क्या है? उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं। एक सेकेंड, हमें उन जनवादी विचारों की सूची बनाएं जो कि हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। बच्चों देखो, पहले हमको प्रश्न समझना पड़ेगा, प्रश्न क्या कह रहा है। हमें उन जनवादी यानी कि जो लोगों को दिए गए अधिकार हैं, ठीक है, जो लोगों को अधिकार हैं, दिए गए अधिकार हैं, हमको उनकी सूची बनाना है जो हमें आज के समय में प्राप्त है। जैसे कि जो हम भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत के एक संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिया है जनता को। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, ये सारे जो अधिकार हैं हमें उनकी सूची बनाना है और हमको ये देखना है इनमें से कौन से अधिकार हैं, ठीक है, जो हमको जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, जिनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। उत्तर 4, वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है वह निम्नलिखित है। ठीक है, हमारे आज के अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्त करने का अधिकार, ठीक है, और इकट्ठे होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं, मत डालने का अधिकार। तो हमको ये बताना है इनमें से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। ठीक है, तो वो अधिकार कौन कौन से हैं? विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कि अगर हमें कोई विचार आया है हमारे दिमाग में तो हम उसे व्यक्त कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई किताब लिखी, ठीक है, हम उसे छपवा सकते हैं, हम कोई भाषण दे सकते हैं, लोगों को संबोधित कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम नारे लगा सकते हैं। ये जो अधिकार होता है उसको बोलते हैं विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप पुस्तक नहीं छपवा सकते, आप पेंटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं बोल सकता। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है यानी कि हर व्यक्ति जो है वो समान है। ठीक है, हर व्यक्ति कानून की नज़रों में समान है, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, ये सभी जो व्यक्ति हैं वो समान है। ठीक है, संविधान के लिए समान है, कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है किसी व्यक्ति से। ठीक है, ये जो अधिकार है इसकी शुरुआती फ्रांसीसी क्रांति से हुई, इसकी शुरुआती फ्रांसीसी क्रांति से हुई। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। ठीक है, हर कोई जो चाहे वो काम कर सकता है, बस वो किसी को हानि ना पहुंचाए उसका कार्य। ठीक है, ये इसका जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी फ्रांसीसी क्रांति से इसका उद्गम हुआ यानी शुरुआत हुई है। क्योंकि फ्रांस में क्या था, पहले गुलामी चलती थी। ठीक है, जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो प्रथम स्टेट के लोग जो है वो उच्च वर्ग के माने जाते थे, उनके पास विशेष अधिकार थे, तो वो लोग असमानता थी फ्रांस में। तो क्रांति के बाद समानता का अधिकार मिला लोगों को। जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, हर कोई अपना जीवन जी सकता है। मत डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, पहले फ्रांस में तृतीय स्टेट में जो लोग थे, महिलाएं, बच्चे, उन सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनको ये अधिकार मिला। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपका शोषण करता है, आपको मारता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, ठीक है, आपको क्षति पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो अधिकार ये भी हमें कहाँ से मिला है बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति से मिला है। ठीक है, तो देखिए कितने अधिकार, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अधिकार हमें कहाँ से मिले हैं? फ्रांसीसी क्रांति से। इनकी शुरुआत, इन अधिकारों का विचार कहाँ से आया है? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, इस उत्तर को आप लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 5, क्या आप समझते हैं क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों की संदेश में नाना अंतर विरोध थे? ठीक है, हमें बताना है क्या हम इस तर्क से हम सहमत हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया यानी आपसे पूछा गया कि आप इस तर्क से सहमत हो, यानी कि आप इस बात से एग्री करते हो कि जो सार्वभौमिक अधिकार,
सार्वभौमिक अधिकारों के जो संदेश है उनमें नाना नाना यानी कि विभिन्न प्रकार के अंतर विरोध यानी कि वो खुद में ही विरोधी थे, ठीक है, खुद का विरोध करते थे। तो सार्वभौमिक अधिकार यानी कि जैसे कि समानता का अधिकार, ठीक है, जो सभी को मिले गए अधिकार हैं, वो उनका जो संदेश दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में कि सभी को सार्वभौमिक अधिकार दिए जाएंगे, सभी को अधिकार मिलेंगे, उनमें ही अंतर विरोध था, यानी कि वो एक दूसरे के आपस में विरोधी थे। जैसे कि जो समानता का अधिकार है, क्या वो खुद में विरोध करता था खुद का? ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, जब हम इसका उत्तर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा ये प्रश्न, ठीक है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? उत्तर, हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। जैसे यानी कि सार्वभौमिक जो अधिकार थे उनमें विरोध थे, अंतर विरोध थे, यानी कि उसके अंदर ही विरोध थे, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि यहाँ पे 1751 है, ठीक है, 91, ठीक है, 1791 फ्रांस में क्रांति कब आई बच्चों? 1789 में आई, ठीक है। तो 1791 में संविधान बना फ्रांस का। तो संविधान में क्या बात की गई थी? समानता और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को प्रदान किया गया था, ठीक है। ये दो अधिकार मिले थे। अब हमें बताना कि ये जो अधिकार थे इनमें अंतर विरोध कैसे थे, ठीक है। लेकिन वास्तविक व्यवहार में ये अधिकार फ्रांसीसी समाज में, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक व्यवहार था ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। तीसरे स्टेट के लोगों के खिलाफ भेदभाव जारी रहा। चलो अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, जब फ्रांस में क्रांति कब आई बच्चों? 1789 में आई, ठीक है, 1789। संविधान कब बना? 1791 में, ठीक है, 91 में बना। तो इसमें कुछ यहाँ के संविधान में क्या? संविधान में कौन से अधिकारों की बात करी गई? समानता के अधिकार, समानता, ठीक है, और स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि हर कोई जो व्यक्ति है वो समान है और हर कोई जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन जब समाज की बात आई, जब फ्रांस के समाज में जब बात आई, तो जो समानता है, जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे अभी भी उनके खिलाफ भेदभाव जारी रहा, ठीक है। अधिकार तो मिला लेकिन वो क्या पूर्ण तरीके से लागू हो पाया? नहीं हो पाया। यानी कि जो अधिकार है वो समानता का ही विरोध कर रहा है, समानता को वो लागू ही नहीं कर पाया, यानी कि अंतर विरोध पैदा कर रहा है, यानी कि उसी के अंदर विरोध पैदा कर रहा है। और स्वतंत्रता का अधिकार भी विरोध पैदा कर रहा है, क्योंकि तृतीय स्टेट के जो लोग थे अभी भी उनको प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों के समान नहीं माना जाता था, अभी भी उनको छोटा समझा जाता था। तो समानता कहाँ से आई? समानता का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति समान है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनके खिलाफ अभी भी भेदभाव चल रहा था, यानी अभी भी उनको समान नहीं माना जाता था। यानी कि जो संविधान है उसमें ही अंतर विरोध था, उसमें के जो अधिकार थे उनमें बहुत सारे प्रकार का अंतर विरोध था, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे, दूसरे पॉइंट पे। 25 वर्ष से कम युवाओं को एवं महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। इस प्रकार मतदान के अधिकार सीमित थे, ठीक है। अब संविधान में एक और चीज दी गई, ठीक है, किसकी बात की गई? मताधिकार की। मताधिकार मत यानी कि वोट डालने का अधिकार, और बात हो रही है समानता की। समानता यानी कि हर व्यक्ति समान है, वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब 1791 का संविधान हुआ था तो उसमें महिलाओं को और जो युवा थे, युवा यानी कि जो 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति थे और जो 25 साल से छोटे थे, ठीक है, अगर वो 25 साल से कम थे उनको मत डालने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया गया। तो कहाँ से समानता आई ये बताइए आप? समानता का मतलब क्या है? कि हर व्यक्ति समान है, लेकिन इनको वोट डालने का मौका नहीं दिया गया, ठीक है, यानी कि इनको असमान माना गया, ठीक है। तो समानता का जो अधिकार था वो मताधिकार का विरोध कर रहा है ना, मत का जो अधिकार है खाली कुछ लोगों को दिया गया, ठीक है। तीसरा, गुलामी कानून द्वारा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन यह आने वाले वर्षों के लिए फ्रांसीसी उपनिवेशों में जारी रहा, ठीक है, लोगों को कष्ट हुआ, ठीक है। देखो, फ्रांस के जो संविधान थे उसमें कई की बात की? स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन जो गुलामी थी, गुलामी का मतलब क्या होता है? कि जो व्यक्ति है वो किसी का गुलाम होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, किसी का दास होता है, वह अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो किसी का सेवक बन जाता है। लेकिन फ्रांस के संविधान में कई की बात हो रही कि स्वतंत्रता की, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन फ्रांस के जो उपनिवेश है, यानी कि फ्रांस ने जिन देशों को गुलाम बनाया था, ठीक है, उनमें गुलामी चलती रही, ठीक है। तो स्वतंत्रता कहाँ से हुई? स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं ना। तो ये स्वतंत्र गुलामी जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार का विरोध कर रहा है, ठीक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो गुलामी का विरोध, गुलामी को जारी रख रहा है। तो अभी भी स्वतंत्रता का अधिकार और जो गुलामी चल रही है वो आपस में अंतर विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और फ्रांसीसी लोगों को मतदान के अधिकारों के आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों
में विभाजित किया गया था। उत्तरार्ध की समाज में बहुत कम स्थिति थी। ठीक है, देखो बच्चों, फ्रांस में जो मतदान का अधिकार था, ठीक है, एक तो महिलाओं को नहीं दिया गया था और जो 25 वर्ष से कम उम्र के जो युवाओं थे उनको भी नहीं दिया गया था। ऊपर से जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, यानी कि जो गरीब लोग थे, जो कर नहीं दे पाते थे, उनको भी मत डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो जो लोग मत डाल सकते थे, जिनको मत डालने का अधिकार दिया था, यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1791 के संविधान के द्वारा, उनको सक्रिय नागरिक बोलते थे। और जिनको मत डालने का अधिकार नहीं दिया गया था उनको निष्क्रिय नागरिक बोलते थे। निष्क्रिय नागरिक में कौन कौन आता था? महिलाएं आती थी, 25 वर्ष से कम उम्र के युवा आते थे, ठीक है, जो कारीगर मजदूर लोग आते थे, जो कर नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और ना ही ये मतलब कार्यपालिका में जा सकते थे। तो और जो निष्क्रिय नागरिक थे उनकी समाज में उत्तरार्ध यानी कि बाद वाला, यानी कि निष्क्रिय नागरिक जो थे उनकी समाज में बहुत कम, यानी कि बहुत खराब स्थिति थी। ठीक है, खराब लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये भी जो है मत का अधिकार तो दिया गया लेकिन सभी को नहीं दिया गया, तो ये उसका अंतर विरोध कर रही है, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यानी कि मतदान का अधिकार दिया लेकिन सबको नहीं दिया, ये थोड़ी ना होता है। और समानता की बात कर रहे हो आप, लेकिन सभी को अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपस में अंतर विरोध कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, लुई सोल्बे को उखाड़ फेंकने और फांसी देने के साथ ही राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1804 में नेपोलियन के राजा बनने के बाद यह फिर से दिखाई दिया, उसने गुलामी को फिर से लागू किया। ठीक है, तो हुआ क्या था क्रांति में, उन्होंने जो राजा था लुई सोल्बा उसको उखाड़ फेंका था और उसको फांसी दे दी थी। राजतंत्र यानी कि जो राजा शासक होता है, हर चीज राजा को कोई देखने वाला नहीं होता, तो उसका अंत कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, जब नेपोलियन आया, ठीक है, वो फिर से राजा बन गया, उसने फिर से अपनी मनमर्जी चलाना चालू कर दिया। ठीक है, वो भी तानाशाह बन गया, वो भी निरंकुश बन गया, अत्याचार करने लगा और उसने गुलामी को फिर से लागू कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपस में अंतर विरोध करता है कि संविधान में एक तो इतने सारे अधिकार दिए गए जनता के, लेकिन कोई और आके उन पे जबरदस्ती शासन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी अंतर विरोध करता है आपस में एक दूसरे का। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ठीक है, हम छठा प्रश्न नेपोलियन के बारे में है। मैंने जब आपको पाठ समझाया था तो मैंने बोला था कि आपको नेपोलियन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे नेपोलियन कौन था। ठीक है, देखो जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो एक सेकेंड, अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन राजा बन गया फ्रांस का। ठीक है, तो हमें बताना है कि नेपोलियन, इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, हुआ क्या, फ्रांस में 1789 में क्या हुआ, क्रांति आ गई। 1791 में संविधान आ गया। ठीक है, संविधान में लोगों को अधिकार भी दिए गए कि राजतंत्र समाप्त कर दिया गया, अब गणतंत्र आ गया था, यानी कि लोग अपना शासन चुनेंगे, शासक चुनेंगे, कौन उनके ऊपर राज करेगा वो जनता चुनेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1804 आते 1804 फिर से फ्रांस में राजतंत्र आ गया, फिर से फ्रांस में नेपोलियन राजा बन गया। तो हमें बताना है कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1795 में राजतंत्र के समर्थक तथा असंतुष्ट गणतंत्रवादियों ने संगठित होकर कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कन्वेंशन की रक्षा का भार नेपोलियन पर डाला गया। ठीक है, हुआ क्या, देखो अब मैं बताती हूँ। 1791 में संविधान आया। ठीक है, तो संविधान में क्या था, 1791 का जो संविधान था, ठीक है, इसका जो संविधान था, ठीक है, इसमें जो निष्क्रिय नागरिक थे, निष्क्रिय नागरिक यानी कि जो महिलाएं थी, जो 25 वर्ष से कम आयु के जो युवा थे, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, कारीगर हुए, मतलब जो कम कर देते थे, जिनकी जीविका कम थी, जिनकी पेमेंट कम थी, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इन्होंने फिर से क्रांति की, निष्क्रिय नागरिक ने मिलकर, ठीक है, क्रांति की। ठीक है, फिर से क्रांति की, फिर एक कन्वेंशन, फिर जैकोबियंस का शासन आया। ठीक है, जैकोबियंस का शासन आया, जैकोबियंस लोग ने क्रांति की, फिर इन्होंने रोबेस्पियर को राजा बनाया फ्रांस का। ठीक है, फिर तृतीय स्टेट के जो लोग थे, अब इनसे जो नाराज थे, फिर वापस से क्रांति हुई। ठीक है, तो कन्वेंशन, जो तृतीय स्टेट के जो अमीर लोग थे, कन्वेंशन, उन्होंने कन्वेंशन का निर्माण किया। ठीक है, कन्वेंशन में संविधान बनाया। तो जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, ठीक है, जो निष्क्रिय नागरिक थे, वो फिर से नाराज हो गए कन्वेंशन से। ठीक है, इनने क्या करा, तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन्होंने
जो नाराज थे, गणतंत्र की बात करते थे, लेकिन कन्वेंशन में क्या हुआ, सिर्फ अमीर लोग थे। तो तृतीय स्टेट के जो लोग थे इन्होंने क्या किया, कन्वेंशन पे आक्रमण कर दिया, यानी कि वहां की जो सभा थी उस पर आक्रमण कर दिया। तो इसको बचाने का जो भार था वो नेपोलियन के कंधे पे डाला गया। ठीक है, किस पे डाला गया, नेपोलियन के कंधे पे। ठीक है, ठीक है, तो वही था राजतंत्र के समर्थक जो राजा को, मतलब जो राजा बनाना चाहते थे, और जो असंतुष्ट गणतंत्रवादियों थे, मतलब जो गणतंत्रवादी यानी जो चाहते थे कि जनता का शासन हो, लेकिन वो असंतुष्ट थे कन्वेंशन के काम से। उस समय का जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन सारा देश चला रहा था, ठीक है, फ्रांस को चला रहा था। तो ये दोनों राजतंत्र के समर्थक और जो असंतुष्ट थे, यानी कि जो इस कन्वेंशन से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने क्या किया, कन्वेंशन पे आक्रमण कर दिया। और कन्वेंशन की रक्षा का भार किस पे डाला गया, नेपोलियन पे डाला गया। ठीक है, इस समय से वह अब नेपोलियन फेमस हो गया क्योंकि उसने कन्वेंशन को बचाया। ठीक है, वह फ्रांस की राज्य क्रांति के मंच पर चमका। तो सबकी नज़र कन्वेंशन पे, मतलब नेपोलियन पे चल गई, यार एक तो इसने कन्वेंशन को भी बचा लिया, ऊपर से ये बहुत अच्छा आदमी है, उसकी जो मतलब वो जो था बहुत अच्छे तरीके से बोलने में बहुत एक्सपर्ट था। ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बोलते आता था, लोगों का मनोरंजन करते आता था, यानी कि वो सबको अपनी जो उसकी जो वाक शक्ति थी उससे सबको अपने वश में कर लेता था। ठीक है, तो कन्वेंशन के मंच पे चमका। कन्वेंशन, अब उसे कन्वेंशन की रक्षा की। ठीक है, तो कन्वेंशन ने क्या किया, उससे प्रसन्न हो गई कन्वेंशन जो था वो उससे नेपोलियन से प्रसन्न हो गई कि उसने यार हम लोगों की रक्षा की, कन्वेंशन को बचाया। तो फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया नेपोलियन को। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस की क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब उसके हाथ में आ गई। ठीक है, अब उसको सेनापति बना दिया गया, फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया, और उसकी सारी क्रांति की जो गतिविधियां थी उसकी बागडोर किसके हाथ में आ गई, नेपोलियन के हाथ में आ गई। अब वो फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। देखो, जिसके पास सेना है, सेना का बल है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बन गया जिसका सेना पे कब्जा है। ठीक है, सेना जिसकी बात सुनती है। ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर गया। अब उसके पास इतनी सारी शक्ति आ गई। ठीक है, उसने बोला भाड़ में जाए कन्वेंशन, अब मैं ही सम्राट हूँ फ्रांस का। ठीक है, उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। उसने क्यों, पड़ोस के जो देश थे, ठीक है, यानी कि फ्रांस जो था वो यूरोप में था, उसके पड़ोस के जो देश थे, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी, इटली, इन सब पे क्या करा, उन्हें बोला कि अब इन देशों को भी मैं राजा बनूंगा। तो उनसे युद्ध शुरू कर दिया, विजय यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, उसने पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। ठीक है, जैसे कि फ्रांस में जो पुराने जो आसपास के जो देश थे, ठीक है, उनमें जो पुराने जो राजा थे उनके वंश के लोगों को हटा के उसने अपने खानदान के लोगों को मंत्री वगैरह बना दिया। सारा कुछ उसने अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था। आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, वो यूरोप के आधुनिकरण का खुद को दूत मानता था, यानी कि वो मानता था कि मैं जो यूरोप है उसमें मैं आधुनिकरण लाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मैं यूरोप में आधुनिकरण लाऊंगा। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक नई प्रणाली चलाई। उसने निजी संपत्ति यानी कि जो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, घर, ठीक है, घर कोई अपने नाम पे कर सकता है, अपने बेटे के नाम पे कर सकता है, अपने घर को बेच सकता है। इस तरह के पहले कानून नहीं होते थे, तो ये सारे कानून किसने बनाए, नेपोलियन ने बनाए। ठीक है, और दशमलव पद्धति पे आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। फिर क्या हुआ, उसकी वॉटरलू में जब वो लड़ाई लड़ने गया था तो उसकी वहां पे हार हुई, और इस तरीके से नेपोलियन का अंत भी हुआ। ठीक है, तो बच्चों आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और कल का जो वीडियो रहेगा, जो पाठ के अंदर से कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये तो हमारे अभ्यास के प्रश्न थे। कल के वीडियो में हम जो पाठ के अंदर से प्रश्न आते हैं हम उनको समझेंगे, ठीक है, और उनको लिखेंगे।